नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति एक अजीब से मोड़ पर ठहरी हुई है। राजनीति न तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है न पीछे हट रही है, और देश का मतदाता भी दुविधाग्रस्त है कि उसका भविष्य का रास्ता क्या हो, भविष्य का निर्णय क्या हो, किस तरह का हो। जिससे नाराज है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि विकल्प उससे ज़्यादा खराब है, और जो है उससे उसकी संतुष्टि का स्तर लगातार कम हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल विस्तार तो हो रहा है, नए भौगोलिक क्षेत्रों में जा रही है। अभी जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। असम में सरकार लौटने वाली है और पश्चिम बंगाल में मेरा मानना है कि सरकार बनने वाली है। तमिलनाडु और केरल में उसकी सीटें भी बढ़ेंगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। लेकिन अभी वो सत्ता की दावेदार पार्टी के रूप में इन दोनों राज्यों में नहीं उभर पाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा का जो वर्टिकल विस्तार हो रहा था, वो विस्तार की वो गति थम गई है। क्योंकि इस समय जो मतदाता है वो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये किसी चीज़ का एक सीमा के बाद उसका लाभ मिलना कम होने लगता है, या सामान्य शब्दों में कहते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। जैसे अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने में चीनी डालते हैं तो मीठी होती है, और ज़्यादा डालते हैं और मीठी होती है। एक स्तर ऐसा आता है कि आप चीनी की मात्रा बढ़ाइए लेकिन मिठास उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस समय मतदाताओं का रुख उस तरह का दिखाई दे रहा है। पिछले 2 साल में पार्टी के नेतृत्व ने 2 बड़ी गलतियां की। एक 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा जो दिया, उसने भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुमत से पीछे कर दिया। क्योंकि 400 पार के नारे में कई चीज़ें शामिल थीं और उसका कोई जवाब नहीं था। 400 पार का नारा भाजपा के अहंकार को बता रहा था। 400 पार का नारा मतदाता के निर्णय का इंतजार करने को तैयार नहीं था, उसके निर्णय को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश थी। हालांकि हर चुनाव में पार्टियां दावा करती हैं, लेकिन जिस तरह से वो नारा दिया गया और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर 400 पार क्यों, तो उसका फायदा विपक्ष ने उठाया। दूसरी गलती की है भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सरकार ने यूजीसी गाइडलाइंस के बाद अनावश्यक काम, यानी बनता हुआ काम बिगाड़ना जिसको कहते हैं, वो इसके जरिए हुआ। एक बात अगर बीजेपी में कुछ लोग सोचते हैं तो मेरा मानना सही है कि हिंदू एकता एक मिथक है। हिंदू एकता कभी नहीं हुई। अगर हिंदू एक रहता तो हम गुलाम न रहते 1000 साल तक। ये हिंदू एकता की कमी ही थी जो हमें गुलामी के दौर में ले गई, और ये हिंदू एकता की कमी ही थी जो 2024 में जो नतीजा आया। वरना आप बताइए, राम मंदिर का भव्य निर्माण अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी तमिल संगमम, उसके अलावा अनुच्छेद 370-35A का हटना, इस तरह के कामों की गिनती करें तो तमाम काम है। जितने बड़े पैमाने पर मंदिरों का पुनरुद्धार पिछले 11.5 सालों में हुआ है, देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। पिछले 11.5 साल में इस सरकार ने हिंदुओं को ज़बान दे दी, बोलने का अधिकार दे दिया, बोलने की हिम्मत दे दी, लेकिन उसके बावजूद हिंदू एकजुट नहीं हुआ। तब हिंदू जब एकजुट नहीं होता है तो वो जातियों में बंटता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, तो उसकी एक लाइन मुझे बार बार याद आती है कि मुसलमानों और मुगलों के गुलाम हम क्यों हुए, उनका राज क्यों आया, उनसे हारे क्यों। ताकत में हम कम नहीं थे, किसी भी क्षेत्र में उनसे कम नहीं थे। लुटेरे थे, भिखमंगे थे। कोई 5000 लेकर आया, कोई 3000 घुड़सवार लेकर आया और इतने बड़े देश पर कब्जा कर लिया। ये भारत एकमात्र सभ्यता है जिसको इस्लाम के मानने वाले निगल नहीं पाए। दिनकर जी ने लिखा है कि हिंदू इसलिए हार गए कि उनका राजनीतिक जीवन मंद पड़ गया था। तब जब हिंदू का राजनीतिक जीवन मंद पड़ जाएगा
तब हिंदू हारेगा। क्यों हारेगा? क्योंकि जब उसका राजनीतिक जीवन मंद पड़ेगा तो वो हिंदुत्व को छोड़कर जातियों में बटेगा, और जातियों में बटेगा तो हार की गारंटी तय है। इसीलिए आप अगर याद करें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दरअसल हिंदुत्व का अध्यात्म और इस्लाम का संगठन, ये दोनों मिल जाएं तो हिंदुत्व की ताकत की कोई सीमा नहीं होगी। ये शब्द सीमा, ताकत की सीमा, ये उनके शब्द नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये दो चीज़ें, इनका मिलन हो अगर। हिंदुओं में संगठन का अभाव है, हमारे पास अध्यात्म है, दर्शन है, सब कुछ है जो दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं है, लेकिन संगठन की कमी हमेशा से रही है और आज भी है। अयोध्या आंदोलन के समय जोड़ने की कोशिश की विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने। तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए जुड़ा हिंदू। क्यों जुड़ा? शाहबानों का मामला आया जब मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस का चरम पर पहुंच गया और लगा कि अब अस्तित्व का खतरा है, तब कुछ समय के लिए जुड़े। लेकिन समय का वो दौर बहुत लंबा नहीं चला। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे के गिरने के बाद भी भाजपा हार गई, जिसको हटाने के लिए 500 साल से संघर्ष कर रहा था हिंदू समाज। आप कल्पना कीजिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हार गए जहां पर यह ढांचा गिराया गया, मध्य प्रदेश में हार गए, राजस्थान में किसी तरह से भैरव सिंह शेखावत ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से हार गए। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ उसका सारा संबंध अयोध्या से और उत्तर प्रदेश से था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की सरकारें कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त की। विक्टिम कार्ड भाजपा के पास था, विक्टिम कार्ड हिंदुओं के पास था, लेकिन हिंदुओं ने हिंदुओं को हरा दिया। तो वो एक संदेश था कि हिंदू जो है, हिंदू के नाम पर एक नहीं होता है, वो जाति के नाम पर एक हो जाता है, लेकिन जाति के नाम पर भी वो ज़्यादा समय तक एक नहीं रहता है। जाति नहीं कहना चाहिए, जातियों के नाम पर। जाति के नाम पर तो एक होता है, किसी एक जाति के नाम पर बहुत लंबे समय तक एक रहता है। आप देख लीजिए, मंडल के बाद से लगातार यादव जाति जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए, एक पार्टी एक नेता के साथ लगातार खड़ी हुई है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है उस समाज को कि उसको मिला क्या, लेकिन वो यादव परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो भारत का जो मतदाता है उसकी अपेक्षा, उसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से लगातार बढ़ती जा रही है। अब उसको ये महसूस होने लगा है, हमारी अपेक्षा जिस रफ्तार से काम करने की भाजपा से थी, उस रफ्तार से भाजपा काम नहीं कर रही है। और अब मुझे लगता है, हालांकि कोई कहता नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट नहीं आया है भाजपा की ओर से या सरकार की ओर से, ये एहसास कि हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। जैसे शरबत का मैंने उदाहरण दिया कि एक सीमा के बाद चीनी की मात्रा बढ़ाने से मिठास नहीं बढ़ती है, वैसे ही हिंदुत्व पर ज़्यादा जाएंगे तो हिंदू इकट्ठा हो जाएगा या साथ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। और बहुत पुरानी बातें छोड़ दें, हम राजनीति की बात छोड़ दें, राजनेताओं की बात छोड़ दें। कांची कामकोटि के शंकराचार्य, मैं बार बार उदाहरण देता हूं, इसलिए देता हूं कि आपको याद रखना चाहिए, आपके मन को कचोटना चाहिए इस बात को, जो नहीं करता है। कांची कामकोटि के शंकराचार्य, उनको परमाचार्य का दर्जा प्राप्त था। हमारे शंकराचार्यों की जो प्रतिष्ठा है वो क्या है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आदि शंकराचार्य ने जब चारों मठों की स्थापना की थी और चारों मठों के लिए शंकराचार्य नियुक्त करवाए थे, तब से लेकर अब तक उन पर झूठा मुकदमा लगाया गया हत्या का, उन पर और उनके उत्तराधिकारी दोनों पर। दीपावली की रात जब वो पूजा कर रहे थे, उस समय जो है उनको गिरफ्तार किया गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक भी हिंदू संगठन, समाज, हिंदू कोई आगे नहीं आया विरोध में, कोई खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ। उसके बाद जो चुनाव हुए तमिलनाडु में, उसमें वही जयललिता जिन्होंने जेल भिजवाया था सोनिया गांधी के कहने पर, वो फिर से जीत गई। और उनका अपराध क्या था? वो तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन रोक रहे थे। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियां हिंदुओं को ईसाई बना रही थी, लेकिन कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ। और इस तरह का उदाहरण कोई एक नहीं है। आप याद कीजिए मालाबार की हिंसा,
मालाबार में हिंदुओं के साथ जिस तरह का कत्लेआम हुआ, दुनिया के इतिहास में उस तरह का उदाहरण बहुत ही रेयर मिलेगा। मारे गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस देश में बड़े बड़े नेता थे उस समय। महात्मा गांधी जीवित थे। उन्होंने मालाबार की हिंसा का विरोध नहीं किया, बल्कि कहा कि मुसलमानों ने जो किया वो अपने मजहब के अनुसार किया। तो फिर मुझे दिनकर जी की एक और बात याद आती है। इस देश का हिंदू हमेशा रक्षात्मक लड़ाई लड़ा है, आक्रामक लड़ाई नहीं लड़ा है। उन्होंने कहा अपने दुश्मन को हराना है तो उसके घर में जाकर आक्रमण करना पड़ेगा। वो इस देश के हिंदुओं ने कभी नहीं किया। हिंदू समाज की उदारता का दंड उसे मिला। जो भी बाहर से आया, जिस भी मजहब का, जिस भी सेक्ट का, सबको हमने अपना लिया। लेकिन एक मजहब ऐसा आया जिसकी ये धारणा थी, इसका ये सिद्धांत था कि जो हमारे मजहब को नहीं मानता, मूर्ति पूजा करता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम उसके विरोध में खड़े नहीं हुए। हम जहां तहां, जहां भी लड़ाइयां हुई हैं, बचाव में लड़ाई हुई। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। मालाबार की हिंसा के बाद भी, शंकराचार्य की गिरफ्तारी के बाद भी। तो इसलिए मुझे लगता है, जो मैंने बात शुरू की थी, कि कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के मन में भी यह है कि हिंदुत्व के मामले में एक सीमा के बाद उसका कोई पॉलिटिकल रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उल्टा होने लगता है। हिंदू धर्म में जो अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, दरअसल मैं उनको सबसे बड़ा हिंदू द्रोही मानता हूं, मुसलमानों से भी ज़्यादा। वो हावी होने लगते हैं, उनका प्रभाव बढ़ने लगता है, और हिंदुओं की जो राजनीतिक चेतना है, जो सचमुच हिंदू हैं, वो मंद होने लगती है। उसी भाव में आ जाते हैं, कोई न प्रभो हमारी कहानी। तो उनको वो खतरा दिखाई नहीं देता कि किसके रहने से सुरक्षित है और किसके जाने के बाद असुरक्षित हो जाएंगे। ये जो भाव आ रहा है मतदाताओं के बीच में, ये मैं मानता हूं कि अभी कोई निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मंथन मतदाता के मन में बहुत तेजी से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है 2024 के बाद लगा कि केवल हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा। जाति समीकरण बिठाकर जो हमने हासिल किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014, 2017, 2019 और 2022, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरी स्पष्ट धारणा है कि यूजीसी की ये गाइडलाइन उसी सोच के कारण आई। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जाति की राजनीति उनकी पिच नहीं है। जाति की राजनीति पर भाजपा जब भी जाएगी उसकी हार तय है। हिंदुत्व की राजनीति पर कभी सफलता मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। हिंदुत्व की राजनीति करने से चुनाव में जीत की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब हिंदू जो है हिंदू के रूप में अपने को सोचता है, पॉलिटिकल हिंदू के रूप में सोचता है। 2014 से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और जातीय समीकरण या सामाजिक समीकरण आप कहिए, दोनों में बड़ा अच्छा संतुलन साधा। 2024 में बहुमत रहने के बाद इस नीति में बदलाव किया मैक्रो स्तर पर, लेकिन माइक्रो स्तर पर इसको और मजबूत किया। उसके कारण महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव भाजपा ने जीते। सिर्फ एक झारखंड में हार हुई। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि भाजपा में एक दुविधा, एक पुनर्विचार कि किस रास्ते पर आगे बढ़े और किस रास्ते पर रुके रहे। और मतदाता के मन में भी भाजपा से असंतोष का एक पुट आना शुरू हुआ, लेकिन उसको सामने दिखाई दे रहा है कि जो विकल्प है वो भाजपा से और ज़्यादा बुरा है। तो वो विकल्प को चुनने के लिए तैयार नहीं है और भाजपा को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यही कारण है कि इस समय जो राजनीति दिखाई दे रही है उसमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि 2014 से और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक
भाजपा जिस तरह से ऊर्ध्वगामी होती हुई दिख रही थी वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसका जो है हॉरिजॉन्टल विस्तार तो हो रहा है, लेकिन वो देश की बड़ी और वर्चस्ववादी पार्टी बनने जा रही है, ऐसा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि ये लग रहा है कि वो इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, अब उस पर ब्रेक लग गया है। तो अब दोनों के सामने बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों के सामने भी, हिंदुत्व के नीति निर्धारकों के सामने, और इस देश के मतदाताओं के सामने, कि आगे का रास्ता क्या हो। कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, कोई स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचा है, इसलिए ये वहापोह और दुविधा की स्थिति दिख रही है। इसलिए भाजपा का विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। और भाजपा का जो विरोध हो रहा है वो भाजपा के समर्थकों के बीच ही हो रहा है। जो बाहर विरोधी थे वो तो अभी विरोधी है, लेकिन अभी तक भाजपा के लिए अच्छी स्थिति ये है कि उसके अंदर जो विरोध हो रहा है उसका, वो विरोध करने वाले उसके विपक्षियों के साथ नहीं जाने को तैयार हुए। वो उस निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि भाजपा को छोड़कर उसके जो विरोधी दल हैं या नेता हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये अलग बात है कि भाजपा के जो विरोधी दल हैं और जो नेता हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि उनके पास कोई आए ही नहीं है, उनका समर्थन कोई करे ही नहीं। तो भाजपा की स्थिति आज भी जो मजबूत दिख रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान उसके विरोधियों का है, जो लोगों का मन बदलने से उनको रोक रही है कि ऐसा तो नहीं है गड्ढे से बचने के लिए हम खाई में कूदने जा रहे हैं। तो इसलिए इस समय जो राजनीति का दौर है, भाजपा के पास बहुत लंबा समय नहीं है। मेरा मानना है कि 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। और आज कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। क्या होगा सबके मन में प्रश्न है। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी तो पूर्ण बहुमत से बनेगी या नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह, जिस तरह से 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा था, किस तरह से लड़ा था, सामाजिक समीकरण, हिंदुत्व, विकास और सबको साथ लेकर चलने की, सब साथ चलें, सब शक्ति लगाएं अपनी, तो भाजपा 312 सीट पर अकेले और अपने सहयोगियों के साथ 325 सीट पर पहुंची 403 में से। 2022 में भाजपा के अंदर ही समस्या हो गई। भाजपा का ही एक वर्ग भाजपा को हराने में लग गया। वो अपनी पार्टी के एक एसेट को लायबिलिटी मानने लगा। उसका नतीजा ये हुआ, सीटें घट गई। पूर्ण बहुमत तो मिला, 255 सीटें आई और सहयोगियों के साथ 275, लेकिन 2024 में वो पूरी तरह से बिखर गया। तो अगर 2017 की तरह भाजपा लड़ेगी 2027 का चुनाव, तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी। 2022 की तरह लड़ेगी तो 250 सीटें आएंगी, और 2024 की तरह लड़ेगी तो बहुमत का आंकड़ा पार करेगी या उसके आसपास रह जाएगी, ये कहना मुश्किल है। तो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का नतीजा भाजपा को तय करना है, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तय करना है कि वो दरअसल किस तरह का परिणाम चाहते हैं। मतदाता तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। क्या भाजपा तैयार है? तो भाजपा का जो ये वहापोह है, दुविधा है, और जो सैद्धांतिक वैचारिक दुविधा है, किस रास्ते पर जाएं? जाति की राजनीति पर आगे बढ़ें या हिंदुत्व की राजनीति पर चलते रहें, या दोनों का समन्वय इस तरह का बिठाएं कि दोनों में परस्पर मतभेद ना हो, परस्पर कोई गतिरोध ना हो। ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने, उसके संगठन के सामने, उसके वैचारिक परिवार के सामने। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे निर्णायक भूमिका होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। वो क्या करता है? संघ जिस तरह से आजकल राजनीतिक विषयों पर या समाज के दूसरे विषयों पर बोल रहा है, वो
वो किसी स्पष्ट नीति का या स्पष्ट दिशा का संकेत नहीं देता, वो घालमेल का, खिचड़ी का संकेत देता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो स्पोर्ट्स में कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, किलिंग इंस्टिंक्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को मार देंगे, मतलब जीत की भूख, सफलता की भूख, हर कीमत पर सफलता हासिल करने की इच्छा शक्ति। अगर वो उस भावना से, उस सोच से, उस विचार से काम नहीं होगा तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।